सब कोई अपना सीट पकड़ लीजिए, शांति से बैठ जाइए। काम कर रहे हैं ना बुआ, काम कर रहा है ना? आए तो करिया आदमी करिए ना आएगा जी। जब बात करें हम करिया रहे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ई गोड़ा रहा है, ई साफ दिख रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। छोड़ जा दो, चलो अब इधर ध्यान दो। पिछले क्लास में जब हम शुरू किए थे बुक, तो कविता से और कहानी से एक एक चैप्टर पढ़ा दिए थे। कविता में था तुम लोगों का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, रिटन बाय जॉन डोन। और कहानी में था आप लोगों का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, रिटन बाय महात्मा गांधी। उसके बाद हम लोग व्याकरण पे चले गए थे, टाइम लग गया लंबा। अब व्याकरण आप लोगों को अलगे से 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास लेके पर डे चलाया जाएगा कुछ दिनों बाद, और इस टाइम पे हमेशा आपको चलेगा बुक, गुरुवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन। तो आज हम लोग जो हमारा किताब है उसका चैप्टर नंबर 2, कहां से? प्रोज से, यानी कहानी से, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भारत इज माई होम। ये एक भाषण है, और भाषण किसका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। ये हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, 2 बार वही रहे, फिर बने तुमको सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उसके बाद आए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये राष्ट्रपति बनने के बाद एक भाषण दिए थे, और उसी भाषण का एक छोटा सा अंश है जिसका नाम है भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। इसमें इन्होंने जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है उनकी बात भी किए हैं, क्योंकि इनसे पहले के राष्ट्रपति थे। साथ ही साथ यहाँ की संस्कृति की बात किए, यहाँ की परिस्थिति के बात किए, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे और विकसित होंगे, उन सारी चीजों को अपने भाषण में रखें, और उन्हीं सब चीजों को हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन वो भाषण पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इनका थोड़ा सा परिचय लेंगे, कब जन्म हुआ, कहाँ हुआ, कब मृत्यु हुई, राष्ट्रपति बनने के पहले ही क्या करते थे। तो इन सारी चीजों को जानकारी लेके तब आएंगे चैप्टर पर। तो आ जाइए, ये हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं, ठीक है? तो राजा हैं भाई, हीरो नहीं लगेंगे? देखिए, तो पहला क्वेश्चन तो आपको ऑब्जेक्टिव यहीं से हो जाएगा कि भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। समरी लिखिएगा तो आपको ये लिखना ही लिखना है, और स्पेलिंग एकदम ध्यान दे करके लिखना है, गलत नहीं होना चाहिए, समझ गया? चैप्टर के नाम जो टाइटल है वो, और राइटर के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक एकदम नहीं होना चाहिए। हाँ, पहला ही दिले रहता है, जैसे दिले वैसे लिख देना है। अब सुनो, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन 1897, डाइड इन 1969। इनका जन्म कब हुआ है? 1897 में। मृत्यु कब हुई थी? 1900। बहुत कम समय के लिए राष्ट्रपति के पद पर हैं, 1967 में बने, 1969 में इनकी मृत्यु हो गई। मतलब खूब देखो तो 2 साल भी पूरा नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसे हम लोग अगर साल से देखें तो 2 साल, ठीक, 2 साल ही रहे, लेकिन काम ऐसा किए कि हाँ तो हो गई, ठीक। नहीं, इनका यही है, बुक में यही है, हुसैन में यहाँ डबल एस होता है, यही ना, में डबल एस है न? तो हमारे वाला पीडीएफ में एगो था, वैसे हम एगो लिखे, हम काट के एगो लिखे हैं, तो हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक, देख लिया ना, बुक में जो है वो याद रखना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे डबल एस ही होता है, हम देखे थे, हम देख के काटे हैं, मतलब कॉपी पेस्ट है वो नाम, तो हमारे पीडीएफ में गड़बड़ है। तो इनका जन्म कब हुआ? 1897 में। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में, ठीक। मृत्यु कब हो गई है? 1969 में। अब देखिए, ये है कौन? तो ये थे हमारे एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, जो आजादी के लिए लड़े थे, उनमें से एक कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक। साथ ही साथ ये एक चीज और थे, एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, यानी कि एजुकेशनिस्ट मतलब होता है शिक्षाविद कहो, यानी जो शिक्षा के क्षेत्र में जानकार हो, एक टीचर के रूप में जो काम किया हो, और वो भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, ये ना कि छोटा मोटा, प्रसिद्ध व्यक्ति थे इस क्षेत्र में, ठीक।
डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। 1977 में ये भारत के राष्ट्र, कितना बोले थे हम, 77 बोल रहे हैं। 1967 में ये भारत के राष्ट्रपति बने थे। और भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ये गवर्नर थे, कहाँ के, हमारे बिहार के, यानी राज्यपाल थे यहाँ के। समझ गई, इतना इंट्रोडक्शन समझ में आया। कौन कौन ऑब्जेक्टिव बनेगा, कौन लिखा है इसको, डॉक्टर जाकिर हुसैन। एक, जन्म कब हुआ है, मृत्यु, कहाँ जन्म हुआ, ऑब्जेक्टिव जोड़ते जाओ काका बनेगा। उसके बाद यहां से बन जाएगा कि ये प्रेसिडेंट कब बने थे, प्रेसिडेंट बनने से पहले ये क्या थे, बिहार के गवर्नर थे, ठीक, यानी राज्यपाल थे। तो ये सारा यहां से तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। अरे गधा हुआ तो यहाँ न थोड़ा दिख रहा है, तेरे गधा हुए तो बता रहे हैं बिहार के। अब आगे देखिए, भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज अ प्रेसिडेंट। अब देखो यहाँ पे जो भारत मेरा घर है, ये एक भाषण का अंश है। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बन गए, तो राष्ट्रपति के पद के शपथ लेने के बाद इन्होंने एक भाषण दिया था 1967 में, और उसी भाषण का एक छोटा सा अंश है जिसका नाम है भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। ठीक, भारत मेरा घर है उनके उस भाषण का अंश है जो उन्होंने 1977 में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद दिया था। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये उनका राष्ट्रपति के रूप में पहला भाषण था। राष्ट्रपति बनने के बाद यही इनका पहला भाषण है। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, और इस भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के संपूर्ण संस्कृति के प्रति अपना पूर्ण समर्पण किए थे। इस बात के वो शपथ लिए थे कि हम भारत की संस्कृति को बना के रखेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर, आगे बढ़ी। है मंच पर है 5 रुपया। इधर देखो, आई मस्ट कन्फेंस दैट आई, यहां से देखो स्पीच उनका शुरू हो गया। ठीक, अब वो भाषण दे रहे हैं। आई मस्ट कन्फेंस दैट आई एम ओवर वेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपुल हैव प्लेस्ड इन मी बाई इलेक्टिंग मी द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। वो कह रहे हैं कि मुझे ये बात स्वीकार करना पड़ेगा, मैं ये बात स्वीकार करता हूं कि मेरे देश के लोगों ने मुझे अपने देश के सबसे बड़े पद के लिए चुना है, और इसके लिए हम अपने देशवासियों के आभारी हैं। यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि हम लोग उनको मौका दिए थे, और राष्ट्रपति पद भारत का सबसे बड़ा पद है। ठीक, सर्वोच्च जो हमारा पद है वो कौन है, राष्ट्रपति का। भले उसके शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है, लेकिन सबसे बड़ा पद कौन है। तो वो इसके लिए पहले धन्यवाद दे रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आप लोगों ने जो मुझ पे विश्वास जताया और ये जो मुझे मौका दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ इरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रियरली टू बी फाउंड एनीवेयर। अब बताओ, डॉक्टर जाकिर हुसैन के राष्ट्रपति बनने से पहले राष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन पर तुम लोग मनाते हो शिक्षक दिवस। तो पेशे से एक शिक्षक थे, कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, तो शिक्षा का बहुत बड़ा ज्ञान था उनको, बौद्धिक ज्ञान था उनको, और अपने पूरे जीवन वो इसी के लिए काम भी करते रह गए, मानवता के लिए, शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए। तो जब यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना आभार व्यक्त कर लिए। अब उसके बाद जो इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे उनके बारे में ये कुछ बात करेंगे, उनकी कुछ खूबियों को, उनके गुणों को बताएंगे अपने भाषण में जनता को, और उसके बाद ये अपना बताएंगे कि हमें अब क्या करने की जरूरत है। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो है राष्ट्रपति पद पे आए, और पद पे आते ही उनमें बौद्धिक क्षमता थी,
ज्ञान के भी भंडार था उनके पास और अनुभव भी था। एक लंबे समय से टीचिंग लाइन में रह करके और राष्ट्रपति के पद पे भी रहे, तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी था। और इन सारे चीजों को लेकर के ये राष्ट्रपति के पद पर आए थे। और ऐसा बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। बहुत कम लोग होते हैं जो ज्ञानी भी होते हैं और ऐसे बड़े बड़े पद पे आ पाते हैं। ठीक, तो वो ये बात बता रहे हैं। उसके बाद कर रहे हैं, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द pursuit of knowledge and truth, he has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values। अब यहाँ पे वो इसमें भी अभी राधा कृष्णन के बारे में वो बता रहे हैं कि राधा कृष्णन अपने पूरे जीवन किस चीज के खोज में रहे, ज्ञान और सत्य के खोज में रहे। ठीक, इसी को वो अपना लक्ष्य बनाए हुए थे। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो भारतीय दर्शन है, जो भारतीय संस्कृति है, जो यहाँ के आध्यात्मिक मूल्य है, उन सबको एक साथ लाने का प्रयास किया था। कौन? सर्वपल्ली राधा कृष्णन, समझ गए। और उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान भी इसमें दिया, ऐसा योगदान जो शायद ही कोई दिया होगा। तो पूरे अपने जीवन में वो देश के लिए काम करते रहे, एक शब्द में यही है। ठीक, देश के अच्छाई के लिए। कौन? अभी पूरा बात सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चल रहा है। कह कौन रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ये अपने भाषण में कह रहे हैं। आगे वो बताते हैं, ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन एंड ही हिमसेल्फ हैज नेवर सीज्ड द चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विद जस्टिस। आगे वो फिर बता रहे हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का किया है, वो कभी भी अपना भरोसा नहीं खोए हैं, अपना विश्वास नहीं खोए हैं। वो हमेशा अपने विश्वास को बनाए रखे हैं। किस चीज पे? मानवता पे, ह्यूमैनिटी पे। कि सबसे बड़ी चीज क्या होता है? मानवता होता है। और वो ये विश्वास कभी नहीं खोए हैं। और वो मानवता मतलब होता है कि जैसे हम हैं वैसे, हाँ, इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान सबको। ठीक, मतलब निर्दयी न बने, सबके प्रति दया का भाव जब हम रखते हैं तो उसको एक तरह से तुम मानवता कर सकता है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबके प्रति क्या रखे? दया के भाव रखे। और अपने जीवन में हमेशा कोशिश किए कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को सम्मान मिले, समानता मिले और स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जिए। इसके लिए वो प्रयास करते रहे हैं। ये कौन कह रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन कर रहे हैं। समझ गए कि वो साथ जीने के अधिकार का हमेशा समर्थन करते थे। कौन करते थे? ऐसे, हाँ, तो ये बोलित रहेंगे ना, तू पकड़ाए रहेगा, भागेगा ना ना। तेने हम पढ़ रहे हैं तो उन्हें लग रहा है तू बतिया है। अब मार देंगे चटाक सुन, हम पढ़ते पढ़ते इन्हें। थोड़ा मारे गए थे, फिर देखे कि इन्हें देख रहा है तो छोड़ दिए। ठीक ना? हाँ, अब देखिए, अब डॉक्टर राधा कृष्णन के काम खत्म, इतना ही उनके बारे में बोले थे। अब तीसरा लाइन से वो अपने बारे में बताएंगे और बताएंगे कि हम लोगों को अपने देश के लिए क्या करना है। वो कह रहे हैं, आई कैन ओनली अश्योर यू दैट आई इंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। वो कह रहे हैं कि हम आप लोगों को बस इतने आश्वासन दे सकते हैं, इतने दिलासा दे सकते हैं, इतना ही हम विश्वास दिला सकते हैं कि हम इस पद पे जो बैठे हैं तो हम पूरे डेडिकेशन के साथ, यानी पूरे समर्पण से, पूरे दिल से इस पद पे बैठे हैं और पूरे दिल से हम अपना काम करेंगे, पूरी ईमानदारी से हम अपना काम करेंगे। वही यहाँ बता रहे हैं कि मैं आपको केवल इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि मैं इस पद को गहरी विनम्रता और प्रार्थना भाव और पूर्ण समर्पण के साथ ग्रहण कर रहा हूं कि पूरे तरह से हम इस पद के लिए समर्पित हैं। जितना हमसे बन पड़ेगा हम इस पद के लिए काम करेंगे ईमानदारी पूर्वक। ठीक, आगे देखिए, आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि मैंने अभी अभी भारतीय संविधान जो है उसका शपथ लिया है। जब भी हम कोई पद लेते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, न्यायपालिका न्यायाधीश कोई बनता है, राष्ट्रपति बनता है, तो उसको संविधान की शपथ दिलवाई जाती है। उसको ये शपथ दिलवाया जाता है कि तुम्हारे लिए देश का संविधान सबसे ऊपर होगा। ठीक, उसको तुम मानेगा। तो वो वही कर रहे हैं कि अभी अभी हम अपने संविधान का
कसम लिए हैं, उसका शपथ लिए हैं। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट विच इट्स फ्री सिटीजन्स हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्व्स। और ये भी संविधान है तो कैसा संविधान है? एकदम नवीन, एक पुराने देश का एक नया संविधान है। क्योंकि ये कब राष्ट्रपति कब बन रहे हैं? 1967 में। और हमारा संविधान कब लागू हुआ है? 1950 में। इन दोनों के बीच कितना के अंतर है? 27 वर्ष, 17 वर्ष, हाँ 17 वर्ष। अभी तो ठीक से ही बालिको नहीं हुआ है हमनी के संविधान। हमनी के बालिक कब होते हैं? 18 वर्ष में। तो हमारा संविधान तभी ठीक से बालिक भी नहीं हुआ है, तो एकदम नौजवान नया है। लेकिन यहाँ के लोग प्राचीन है, लेकिन यहाँ के संविधान नया है, युवा है। तो कहा गया कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पुराने देश का एक नया संविधान है। और वो संविधान बनाया कौन? हमारे ही लोगों ने, हमारे पुराने लोगों ने ही उसको बनाया, लेकिन संविधान हमारा नया है। क्लियर? हिंदी में देख लीजिए, मैंने अभी अभी भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। यह एक अपेक्षाकृत नए राष्ट्र का संविधान है। नया राष्ट्र बना था आजाद होकर के, तो उसका संविधान है। और इसको बनाया कौन है? तो यहीं के जो स्वतंत्र नागरिक थे, जो हमारे 389 और बाद में 299 संविधान सभा के सदस्य, उन्हीं लोगों ने बनाया था। और इतिहास में ये पहला बार ऐसा हुआ था कि देश के नागरिकों ने स्वतंत्र होकर के अपना एक संविधान बनाया था। और उसी का शपथ लिए हैं कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन, कि उसको हम मानेंगे। आगे देखिए, किताबा पढ़े घड़ी सौंगे लगे हैं। आए आगे देख, इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन एशियंट पीपुल हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डिवर्ज एथेनिक एलिमेंट्स हैव स्ट्रिवन टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओन पेकुलियर वे। अब यहाँ पे कर रहे हैं, ये हम तुम लोगों को भी बता दिए कि भले ये हमारा संविधान नया है, लेकिन बनाया है कौन इसे? प्राचीन लोगों ने, पुराने लोगों ने, ठीक। लेकिन हमारा संविधान नया है, तो हमारा देश भी अभी नया है, युवा है। अभी 1947 में आजाद हुए हैं, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ है, 1967 चल ही रहा है, तो 20-21 साल तो हो रहे हैं आजादी से, ठीक। तो हमारा संविधान, देश जो है अभी एकदम नया नया युवा है। लेकिन इस युवा राष्ट्र को बनाया कौन? पुराने लोगों ने, प्राचीन लोगों ने। हजारों साल के वो जातीय समूहों को, यहाँ के चीजों को देखा और उसके आधार पे हमारे संविधान को बनाया है। अगर आप लोग संविधान पढ़े होंगे तो पता होगा कितनी विविधता थी हमारे देश में। आप लोगों को राजनीति में भी पढ़ाए हैं कि राष्ट्र निर्माण के लेकर के कितनी चुनौतियां थी हमारे पास आजादी के समय। तो उन सारे चीजों को ध्यान में रख करके और तब हमारा संविधान बनाया गया था। तीसरा नंबर पे है ना, मैं वहां सा प्रेसिडेंट साहब के लगावल है, वो में खाली द्रौपदी मुर्मू के नहीं होगा, नहीं ना है ना, रामनाथ कोविंद तक है, ठीक है। अब इधर देखो, ताकि उन लोगों ने यहाँ पे ये काम किया, इस संविधान को बनाया, इस राष्ट्र को बनाया है। आगे वो कर रहे हैं, आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, कि मैं उन सारे मूल्यों का यहाँ पे सम्मान करूंगा, उसके प्रति मैं समर्पित रहूंगा। इस बात के भी वो शपथ ले रहे हैं कि हमारे जो भी प्राचीन लोग ये जो बनाए हैं उसके प्रति मैं समर्पित रहूंगा। फॉर दाउ सम कंसरेट रियलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू में बिकम inadequate with the change of circumstances। अब आगे वो कर रहे हैं कि हम खुद इन मूल्यों के लिए जो हमारे प्राचीन लोगों ने बनाया है, जो हमारा संविधान बना है, उसके जो नियम है उसका सेवा करूंगा, उसके लिए मैं अपने आप को समर्पित करूंगा। और आगे कर रहे हैं कि परिस्थितियों के बदलने से किसी मूल्य का यहाँ पे भले हम लोग समझते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका मतलब होता है। इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल समझाएंगे। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भले परिस्थिति बदल जाए और परिस्थिति के अनुसार वो अपर्याप्त हो जाए कोई भी चीज जो है, लेकिन उसका कीमत हमेशा रहता है। वो हमेशा अपने आप को नया बनाना चाहता है, अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है। अब इसको तुमको समझना होगा एक एग्जाम्पल से, छोटा सा ऐसे हम गांव वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि तुम पकड़ लो कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे देखो, पहले हमारे यहाँ अरेंज मैरिज होता था, ठीक, अभी जैसे होता था, अब उसके जगह लव मैरिज आ गया है। तो आज के टाइम पर अगर देखो तो दुनिया में तुलना करो
तो लव मैरिज के सामने अरेंज मैरिज का कोई वैल्यू रहा है? हम उसको मानते हैं, उसको महत्व देते हैं। क्या अरेंज मैरिज का महत्व खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ है। आज के समय में वो हमारे लिए अपर्याप्त हो सकता है, हमारे नजर में उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, लेकिन उसका कीमत है। वो अपने आप को नया बनाना चाह रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें उसकी कीमत समझ में आएगी और फिर से तुम उसको मानोगे। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, आज भले उसका कोई कीमत नहीं रह गया है हमारे नजर में, क्योंकि हम सभी वेस्टर्न होते जा रहे हैं, पश्चिमी को अपनाते जा रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब तुमको एहसास होगा कि मेरा वाला ही सबसे बेस्ट था और वो फिर से नए तरीके से तुम्हारे जीवन में आएगा। वही यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हो सकता है कि परिस्थिति बदलने के साथ वो अपर्याप्त हो जाए, लोगों के लिए उपयोगी ना हो, लेकिन उसका मूल्य कम नहीं होता है, उसका मूल्य उतना ही रहता है और वो अपने आप को हमेशा नया बनाना चाहता है और नए रूप में वो विकसित होना चाहता है कोई भी चीज। तो वही यहाँ पे वो बता रहे हैं और आगे वो कह रहे हैं कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, कि जो हमारा अतीत है, जो हमारा पुराना समय है, वो न तो मरा है न तो वो स्थिर है, बल्कि इट इज अलाइव एंड डायनेमिक एंड इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमिनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। कि हमारा जो अतीत है वो खत्म नहीं हुआ है, मर नहीं गया है और नहीं वो स्थिर है, वो चल रहा है, वो जिंदा है, वो विकसित हो रहा है और वो हमारे वर्तमान और भविष्य को तय कर रहा है कि हमारा वर्तमान क्या होगा और हमारा भविष्य क्या होगा। समझ गए? क्लियर? एक एग्जांपल से बता दिए, उसकी जगह कोई भी चीज को तुम रख के देख सकते हो। आगे आइए। The process of its constant renewal is indeed the process of growth of national culture and national character। आगे कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, ये सब जो मूल्य हैं वो हमेशा नया रूप लेते रहता है, वही उसकी पहचान है। समय के साथ वो बदलते रहता है लेकिन कीमत उसका वही रहता है, वही इसके विकास के प्रक्रिया का एक लक्षण है। देश के ऐसे ही विकास होता है। अगर तुम्हारे चीजों में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, वो पहले से बेहतर बढ़ रहा है, इसका मतलब तुम विकास कर रहे हो। हमारी सभ्यता संस्कृति पहले से और बेहतर बन रहा है तो हम विकास कर रहे हैं। अगर ये सच में है तो हम विकसित हो रहे हैं, और नहीं तो इसके जगह हम किसी और को अपने ऊपर लाद रहे हैं, किसी और का अपना रहे हैं, तो हम लोग गटर में जा रहे हैं। हमारी सभ्यता संस्कृति का पहले से बेहतर बन पा रहा है कि उसको हम लोग छोड़ते जा रहे हैं? तो छोड़ते जा रहे हैं तो गटर में जा रहे हैं। उसको अपनाने की जरूरत है, उसमें जो कमी थी, जो खामी थी, उसको बदलने की जरूरत है और उसको और बेहतर बनाने की जरूरत है। जब आप उसको बेहतर बनाइएगा तब आप कह सकते हैं कि मेरे राष्ट्र का विकास हो रहा है। तो वही बात यहाँ पे वो बता रहे हैं। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट द मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल एंड आई मे बी फॉरगिवन द प्रेजम्पशन दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज मेनली। अब वो आगे कर रहे हैं कि ये जो हमारा विकास है वो होगा कैसे, हम अपने सभ्यता संस्कृति या जो भी पुराने मूल्य हैं प्राचीन के, उसको हम विकसित बनाएंगे कैसे? तो उसको विकसित बनाने का बस एक ही हथियार है आपके पास, एजुकेशन। हम शिक्षा से ही उसको बेहतर बना सकते हैं। और आगे वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि हम जो बोल रहे हैं वो अतिशयोक्ति हो, बढ़ा चढ़ा के बात बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो आपको लगे, तो उसके लिए हम आपसे माफी भी मांगते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इन मूल्यों का विकास करना है तो उसके लिए सबसे पहले किसका विकास करना होगा? एजुकेशन के। उसके माध्यम से ही हम उसका विकास कर सकते हैं। देखो कि यदि मानने में मुझे कुछ घमंड समझा जाए तो हम क्षमा मांगते हैं, हमको क्षमा किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मुझे इस पद पे चुना गया है तो उसका कारण क्या है? एजुकेशन, शिक्षा से जुड़े हुए थे इसीलिए उनको चुना गया है। और इसी आधार पे वो कह रहे हैं कि अगर हम लोगों को अपने कल्चर को, अपने करेक्टर को, राष्ट्र के चरित्र को बनाना है तो हमें किसकी जरूरत है? शिक्षा की जरूरत है। समझ गए? हाँ पढ़ाई लिखाई। आगे वो कह रहे हैं इफ नॉट entirely been made
ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपुल। आगे वो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तो नहीं, क्योंकि लंबे समय तक वो लगातार शिक्षा से तो नहीं जुड़े रहे, बीच में राष्ट्रपति भी बन रहे हैं, तो शिक्षा से थोड़ा हट के अलग काम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि हम लंबे टाइम तक शिक्षा से जुड़े रहे हैं, जनता से जुड़े रहे हैं, और उसी आधार पे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा जो ये राष्ट्रपति के पद पे चयन हुआ है उसका कारण क्या है? शिक्षा है, एजुकेशन है। अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते तो शायद हमें राष्ट्रपति के पद पर नहीं चुना जाता, मेरी जनता मुझे नहीं चुनती। आगे वो कह रहे हैं इट मेंटेन दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनसेक्सेबली इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। आगे वो कह रहे हैं कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख साधन होता है। हर देश का एक उद्देश्य होता है कि अपने देश के जनता को क्या करिए? साक्षर बनाइए, शिक्षित बनाइए, क्योंकि शिक्षित जनता ही अपने जीवन में बेहतर कर सकता है। एक अनपढ़ जनता बेहतर नहीं। आप लोगों को हम भूगोल में भी पढ़ाए हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया में जितना बेहतर काम एक शिक्षित व्यक्ति कर सकता है उतना बेहतर एक अशिक्षित व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए हर देश का एक लक्ष्य होता है कि हमें अपने देश के जनता को क्या करना है? शिक्षित करना है। तो हमारे देश के भी ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमें शिक्षा को बढ़ावा देना है। अगर शिक्षा के गुणों में बदलाव होगा, उसमें गुणवत्ता आएगी, तो आपके राष्ट्र की भी गुणवत्ता बढ़ेगी, उसमें भी विकास होगा। ठीक, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। आप इमेजिन कीजिए कि हमने के देश के सभी लोग अनपढ़ हैं और किसी पड़ोसी देश के जनसंख्या पढ़ा लिखा है, कौन बेहतर करेगा अपने जीवन में? जो पढ़ा लिखा है, क्योंकि वो हर चीज के लिए एक्टिव है, हर चीज की उसको समझ है। हाँ हाँ हाँ, और तू पढ़ल लिखल है, तू लाठी लेके जाएगा, वो AK-47 बना के ठोक देगा तोरा, पूरा का बम पटक देगा, परमाणु। बताबा, बताइए एक एक हथियार कौन बना सकता है? पढ़ा हुआ व्यक्ति कि अनपढ़ व्यक्ति? पढ़ा लिखा बना सकता है। तो आप कितनों के भीड़ में जाइए, थोड़े से पूछे, बताओ रे बुद्धि बड़का की भैंस? भैंस एक बड़का है। ठीक, कौन बलवान होता है जी? बुद्धि की भैंस। ना तो ऐसे बुद्धि बड़ा होता है कि बल? अगर तुम्हारे पास बल हो तो तू युद्ध जीते या ना जीते, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि है तो तू पक्का युद्ध जीत जाएगा। और इतिहास में ऐसे कितने हुए हैं। अच्छा चलो एक एग्जांपल, थोड़ा सा चैप्टर से बाहर। बाहुबली फिल्म कौन कौन देखा है? देखा है ना जी? कौन जीता था? कालकेय जीता था कि बाहुबली? सेना किसके पास ज्यादा था? कालकेय के पास 1 लाख सेना था, इसके पास 25,000, फिर भी जीत गया। कैसे? बुद्धि से। तो ये तो कहे कि फिल्मी कहानी है, इतिहास में ऐसा कई सारा घटना हुआ है। आप बाबरनामा पढ़ो, बाबर कहता है कि हम इब्राहिम लोदी के एक के दोपहरिया में हरा दिए थे, एक के दोपहरिया में उनका काम खत्म। इब्राहिम लोदी के पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ है ऐसा। बुद्धि से जीता जाता है, समझ गया? तो युद्ध बल से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है और आत्मशक्ति से जीता जाता है। अपने आप पर जिसको विश्वास आता है, जो अपने आप को एकदम निछावर करे तैयार है, वो युद्ध जीते का चांस है, क्योंकि वो डरेगा नहीं। जहां डरा वहां युद्ध हारा। हाँ, तो दिमाग लगे कर है कि सर जी वो जनसंख्या में ज्यादा रहती तब मारे लगत। अरे मारे कैसे लगा? तो अब बताओ, एक सिंपल सा सवाल के जवाब दो, बताओ बुद्ध ज्यादा शक्तिशाली थे कि अंगुली माल? अंगुली माल डाकू था, जे मार के सबके अंगुली काट के पहनता था, उस शपथ लिया था कि 100 अंगुली पहनना है। अब बताओ इन दोनों में कौन शक्तिशाली है, बुद्ध के अंगुली माल? बुद्ध शक्तिशाली है। बुद्ध के का हैसियत था? कुछ नहीं। ताकतवर कौन था? अंगुली माल। लेकिन विद्वान कौन था? ताकतवर है अंगुली माल, लेकिन विद्वान कौन है? ज्ञान किसके पास है? बुद्ध को। और बुद्ध ने अंगुली माल को अपना शिष्य बना लिया, बन गया, समर्पित हो गया, बात करता है। समझ गया? तो बल से बड़ा
बुद्धि होता है। और बुद्धि कैसे आता है? शिक्षा से। अब शिक्षा मतलब ये ना कि किताब के कीड़ा बने से, शिक्षा के कई सारे प्रकार हैं। समझ गया? हाँ हाँ, आगे देखो। I therefore pledge myself to the loyalty of our past culture from wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed। आगे वो कर रहे हैं कि हमारी जो ये प्राचीन संस्कृति है, जो कल्चर है, उसके प्रति हम निष्ठावान रहेंगे, उसके प्रति हम ईमानदार रहेंगे। इस बात की हम प्रतिज्ञा करते हैं, शपथ लेते हैं, चाहे ये संस्कृति कहीं से भी आई हुई हो, चाहे हमारे देश की हो या विदेशियों से आई हो। हम कहते हैं ना कि यार यहाँ के नहीं थे, मध्य एशिया से थे, वे लोग ये संस्कृति का विकास किए, जहां से आई हो। लेकिन जो ये हमारा अतीत की जो संस्कृति है, जो हमारा पुराना संस्कृति है, उसको हम क्या करेंगे? सम्मान करेंगे, उसके प्रति हम निष्ठापूर्वक काम करेंगे, ऐसा हम शपथ लेते हैं। ये कौन बोले? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे करें। I pledge myself to this service of the totality to my country's culture। वो आगे कर रहे हैं कि हमारे देश की जो संस्कृति है, इसके लिए हम अपने आप को पूर्ण समर्पण करते हैं, पूरे तरह से अपने संस्कृति के प्रति हम समर्पित हैं। I pledge my loyalty to my country irrespective of religion और लैंग्वेज। आगे वो कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे बिना किसी भेदभाव के, कि ना तो हम धर्म के नाम पे किसी से भेदभाव करेंगे, ना हम भाषा के नाम पे करेंगे, ना जाति के नाम, यानी हम किसी तरह के बिना कोई भेदभाव किए हुए अपने देश के प्रति हम निष्ठावान रहेंगे, इसका हम प्रतिज्ञा करते हैं। यानी मेरे लिए देश ऊपर होगा, देश के सब नागरिक मेरे लिए एक समान होगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी भाषा के हो। अभी 12वां पेज में पहुंचले हैं। शांति बनैले रही, एक दिन में खत्म। अरे छोटा छोटा है ना, 1 2 3 4 गो लाइन के तो है, खाली हिंदी पढ़ाते तब ले तो खत्म हो जाता। अब चुप रहो। I pledge myself to work for its strength and progress and for the welfare of its people without distinction of caste, color and creed। वो कह रहे हैं कि हम इस बात का शपथ लेते हैं कि हम अपने देश के लिए काम करेंगे, उसके कल्याण के लिए काम करेंगे, लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे, बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी रंग भेद के, बिना किसी लिंग के, मतलब किसी के साथ हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सिर्फ हम अपने देश के लिए काम करेंगे। द होल ऑफ भारत इज माई होम, ये पूरा भारत मेरा घर है। एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर द सर्टेन टाइम, और यहाँ इस परिवार के लोगों ने मुझे कुछ समय के लिए अपना मुखिया चुना है, यानी इस घर के हम गार्जियन हैं। एक बता रहे हैं कि अगर ये भारत देश है तो ये पूरा एक घर है, यहाँ पे रहने वाले लोग मेरे परिवार हैं, और हम उस परिवार के मुखिया हैं, हेड हैं, कुछ समय के लिए, क्योंकि 5 साल न रहता है, ऐसे तो ये रहे 2 साल, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया, लेकिन 5 साल के लिए थे। तो कह रहे हैं कि कुछ ही समय के लिए ये मेरे परिवार के लोगों ने मुझे अपना मुखिया चुना है। अब चुना है तो हम मुखिया के रूप में बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। पीछे वाली सब मीटिंग ना कर, आगे देखिए, शांति भव। इट शैल बी माई earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful, a worthy home for great people engaged in the fascinating task of building up a just and prosperous and graceful life। आगे वो करें, ए लड़की देखो इधर, डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि पूरा भारत मेरा घर है, और यहाँ के लोग मेरा परिवार है, और हम उस परिवार के मुखिया हैं कुछ समय के लिए। तो जब हम मुखिया बने हैं तो हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे अपना तरफ से, कि हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएं, मजबूत बनाएं,
साथ ही साथ इसको हम सुंदर बनाएं, इसको हम सत्य पर लेके चलें, सही मार्ग पर लेके चले। इसके लिए हम हमेशा कोशिश करेंगे। जहां पे कि अगर ये सारा काम हम करेंगे तो यहाँ के लोग कैसा जीवन जिएंगे? एक न्यायपूर्ण जीवन जिएंगे, गरिमापूर्ण जीवन जिएंगे, सम्मान पूर्वक जीवन जिएंगे। और लोग ऐसा जीवन जिए, इसके लिए हम पूरा कोशिश करेंगे इसको बेहतर बनाने का। कौन बोल रहे हैं? हाँ, अभी पूछम तो कुछ याद ना है पीछे तोरा क्लासवा खत्म है तो तोरा बताओ हम तोरे पहले आए। हाँ, क्या सोते तो घरे फरिया ले। The family is big and is constantly growing at a rather inconveniently fast pace। कहा जा रहा है कि जो परिवार है वो बहुत बड़ा है और ये दिन प्रतिदिन लगातार और बड़ा होते जा रहा है। पहले से जनसंख्या जितना था उतने हैं बड़ा हो गया, तो वो कह रहे हैं कि यह परिवार बहुत बड़ा है और ये तेजी गति से लगातार और बड़ा हो रहा है। We shall each one of us have to participate unsparingly in building its new life each in his own way। और तब कह रहे हैं ये कि जब हमारा ये परिवार इतना बड़ा है और इतने तेजी से और बड़ा हो रहा है तो हम सभी को इसके लिए काम करना पड़ेगा अपने अपने तरीके से, बिना किसी हिचक के। देखो हम सभी को बिना किसी हिचक के इसके नए जीवन के निर्माण में अपने अपने तरीके से पूरा योगदान देना होगा, इसको बेहतर बनाना होगा। हम तो मुखिया हैं तो हम काम करेंगे ही, लेकिन आप परिवार के सदस्य हैं, आप लोगों की भी जिम्मेवारी है। अगर जब हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तब जाके हमारा भारत बेहतर होगा, ये घर बेहतर होगा, यहाँ के परिवार बेहतर बनेगा। तो सब लोग अपने अपने तरीके से योगदान देंगे। तो कुछ ही में डकैता है, कहेगा कि हम डकैत बन के योगदान देते हैं, तो औसन योगदान की जरूरत ना है ना। हो कोई कहेगा कि हम गंजा बेचेंगे, कि हम अपना तरीका से योगदान देते हैं देश के विकास में, नहीं, तो वैसा योगदान देना है जिससे मानवता बनी रहे, ठीक, देश के विकास हो, ये ना कि गटर में चल जाओ। आगे देखो, foreseers the task ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country। कहा जा रहा है कि टास्क जो है, ये जो काम है वो बहुत बड़ा है और कोई भी यहाँ पे हाथ डाल के नहीं बैठा रह सकता है। इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा परिवार है, सबको अपने अपने तरीके से योगदान करना है। अब इसमें बहुत बड़ा काम है, हम लोग आर्थिक रूप से भी पिछड़े थे, भूखमरी, कई सारी समस्याएं थी, स्वास्थ्य पीछे था, शिक्षा था, तो उन सब में काम करना था और जितने भी काम थे सब कठिन कठिन बड़ा बड़ा। तो कहा जा रहा है कि इसमें कोई भी व्यक्ति हाथ धर के बैठा नहीं रह सकता है, हाथ पे हाथ धर के बैठ रहे हैं और देखते हैं, वो टाइम अभी नहीं है। टाइम है यहाँ हम लोगों को अपने तरफ से योगदान करने का और इसको बेहतर बनाने का, ताकि हमने के देश में किसी भी प्रकार का कोई निराशा न फैले, एक आशा हो कि नहीं हम जीवन में अपना बेहतर कर सकते हैं, हमारा देश बेहतर करेगा। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क एंड मोर वर्क, कि ये जो अभी हम की परिस्थिति है, क्योंकि नए नए आजाद हुए थे, तो कह रहे हैं कि अभी हमारे पास जो परिस्थिति है वो एक ही चीज का मांग कर रहा है, काम काम और ज्यादा काम। क्योंकि जितने ज्यादा हम काम करेंगे उतने जल्दी हम इस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपुल। और कहा जा रहा है कि ये काम कैसे करना है, शांतिपूर्वक और सिंसियर होके, तेज तराज बन के, ठीक, शांतिपूर्वक से अपना काम करना है। देखो परिस्थितियां हमसे निरंतर परिश्रम की मांग कर रही है, वो कर रही है काम काम और अधिक काम, शांति ईमानदारी पूर्वक हम लोगों को ये काम करना है, ताकि हमारा भौतिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, सब कुछ फिर से पहले जैसा बन सके, पहले जैसा हम वो गरिमा को प्राप्त कर सके, भारत को फिर से हम पहले जैसा खड़ा कर सके। क्लियर? अब देखिए आगे करें कि ये काम करने के लिए हम लोगों को दो तरह से काम करना होगा। दिस वर्क एज आई सी इट, कि ये जो काम है उसको डॉक्टर जाकिर हुसैन करें कि हम दो तरीके से देखते हैं, कि हमें दो तरीके से इसको काम करना होगा। एक, वर्क ऑन
वन सेल्फ, एक अपने आप के लिए काम करो। दूसरा वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, दूसरा काम अपने इर्द गिर्द जो समाज है उसके लिए। हमारा देश पिछड़ा हुआ था, भुखमरी में थे, गरीबी में थे, परिस्थिति खराब थी, परिवार बड़ा था, सबको संभालना था, आगे बढ़ना था। तो आगे बढ़ने के लिए वो दो रास्ता दिए, कहें कि सबसे पहले तुम अपने ऊपर काम करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, और उसके बाद तुम्हारे इर्द गिर्द जो समाज के लोग हैं उसको बेहतर बनाओ। अगर ये दोनों चीज बेहतर हो जाए तो हमारा देश बेहतर हो जाएगा। तो ये दो तरीके से हमें काम करने की जरूरत है। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, द वर्क ऑन वन सेल्फ, इट इज फॉलो द urge towards moral development as a free person and under self imposed discipline which alone can render that development possible। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें दो तरीके से काम करना है, एक अपने ऊपर है, एक समाज के लिए। तो हम अपने ऊपर काम क्या करें, हमें क्या करना है, तो हमें करना क्या है, जो मोरल है, जो नैतिकता है उसको अपने जीवन में लागू करना है, यानी नैतिक राह पे चलना है। नैतिक राह मतलब सत्य मार्ग पे चलना है। आप भी चलिए, आप अपने जीवन में जो डिसिप्लिन बनाए हैं कि हमको ये करना है तो वो करना है, वो डिसिप्लिन में रहना है। जैसे अब छात्र जीवन में हम बना लिए कि हमको पर डे 8 घंटा पढ़ना है, तो पढ़ना है, ये ना कि रूटीन बना के चिपका दिए कहियो कॉपी नहीं पलटना है, तब आप अपने आप को बेहतर नहीं बना सकते हैं। जब आप कह दिए कि 8 घंटा मुझे रोज पढ़ना है, पढ़ना है। जब आप पढ़िएगा तो पहले आप अपने ऊपर काम कर लिए, अब जब आपके पास कुछ ज्ञान हो गया तो कोशिश कीजिए कि आपके इर्द गिर्द में जो लोग हैं, आपसे छोटे लोग हैं, उनको वो ज्ञान दीजिए, तो वो भी बेहतर करेंगे। तो पहले आप अपने लिए काम किए, फिर अपने आसपास के लिए काम किए, तो उतना दूर का माहौल बेहतर हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है, और किस चीज को ध्यान में रखना है, मोरल डेवलपमेंट, नैतिकता का विकास तुम्हारे अंदर होना चाहिए। पढ़ लिख गए, ईमानदारी है ये नहीं है, अपने से बड़े छोटे से बात करने की तमीज ही नहीं है, तो क्या उस शिक्षा का कोई मतलब है। तो मोरल चीज होना चाहिए, लोगों के मदद के लिए तुम काम करो, ये चीज तुम में होना चाहिए, और फिर वो अपने आसपास के लोगों को सिखाओ, तब हमारा देश बेहतर करेगा। समझ गए, पहुंचेले ही दम धरा हो गए। Its end product is a free moral personality. We can neglect the end product only at our peril. The end product cannot sustain itself without seeking and exercising itself to bring about the approximation of the society to which it is privileged to serve to a better, a juster and a more graceful way of life। अब देखिए, अगर हम अपने अंदर नैतिक विकास पे काम करें, लगातार उस पर काम करते रहें, तो उसका अंत में परिणाम क्या आएगा, हम नैतिक रूप से स्वतंत्र होंगे, व्यक्तित्व का हमारे अंदर विकास होगा, और वही काम जब हम आगे करते जाएंगे तो हमारे आसपास के समाज के लिए भी वो काम करेगा, उनका भी विकास होगा। ठीक, अगर हम इस चीज का उपेक्षा करते हैं, उपेक्षा करना मतलब उसको नजरअंदाज करते हैं, तो उसका परिणाम हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति में नैतिकता नहीं है, किसी समाज में नैतिकता नहीं है, किसी देश में नैतिकता नहीं है, तो वो ज्यादा विकसित नहीं हो सकता है। विकसित होना है तो नैतिकता होना बहुत जरूरी है। तो वही बोल रहे हैं कि नैतिकता का अंतिम परिणाम क्या होगा, हम स्वतंत्र रूप में विकसित होंगे, लेकिन अगर इसकी उपेक्षा किए, इसको नजरअंदाज किए, तो उसका परिणाम हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक, और आगे वो बोलता रहे हैं कि लेकिन यह नैतिक व्यक्ति तो केवल अपने आप तक सीमित नहीं रह सकता, ये चीज को हमको अपने आप तक ही सीमित नहीं रखना है, साथ ही इसे समाज को बेहतर बनाने में भी योगदान देना है। मतलब सबसे पहले अपने अंदर नैतिक विकास कर लिए, और उसके बाद अपने समाज के विकास में भी लग जाएंगे। समझ गए, इसको बिल्कुल बुद्ध से समझो। बुद्ध पहले खुद भटके ज्ञान की तलाश में, अपने आप को बेहतर बनाए, और जब खुद बेहतर हो गए तो वो दुनिया को बेहतर बनाने चल दिए। तो उस तरह की चीजों को हमें करने की जरूरत है, वही यहाँ पे वो बता रहे हैं। समझ गया।
आगे देखिए, द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट अ corresponding एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। लेट अस रिसॉल्व टू गेट होल हार्टेडली इंगेज्ड इन दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। आगे कर रहे हैं कि व्यक्ति का पूर्ण विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि समाज का विकास नहीं हो। अगर हम अपने गांव से सिर्फ हम आगे निकल जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा विकास हो गया। जब तक मेरा गांव विकास नहीं करेगा, जब तक मेरा समाज, मेरा देश विकास नहीं करेगा, तब तक हम विकास में नहीं गिनाएंगे। सिर्फ हम अपना विकास करके ये नहीं कह सकते कि हम विकसित हो गए हैं। तो व्यक्ति का पूर्ण विकास कब होता है? जब उसके समाज का भी उसके साथ विकास हो, तब। समझ गए? तो कह रहे हैं कि चलिए अब आइए और हम सभी मिल करके ये दोनों काम को करते हैं। कौन सा काम? पहले अपने आप का विकास करते हैं, अपने आप में नैतिक विकास करते हैं, और जब अपने अंदर नैतिक विकास हो जाए तो उसको पूरे मन से किसके विकास में लगा दें? समाज के नैतिक विकास में हम लगा दें, और ऐसे करके हम अपने देश का विकास करें। बस पहुंचल हा, थानी मुनी आओ आए ना हो गए, ये तनी मुनी है, ये तो भूटनी गो है, 4 लाइन का है, ये है। एको घंटा ना हुआ, देखा तो हो भक्तू कितना हो ले, 48 मिनट ना हुआ है, तब वो में से अभी इन्ने से कटेगा। देखो इधर, दिस डबल इफोर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर। कि अगर हम ये दोहरे प्रयास के साथ काम करें कि अपना विकास भी और समाज के विकास भी, तो इससे हमारे भारत को, हमारे राष्ट्र को एक नया स्वरूप मिलेगा, एक नया उसको चेहरा मिलेगा। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। वो कह रहे हैं कि राज्य का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सत्ता का चलाए, राज्य के मतलब होता है, शक्ति का मतलब होता है कि वो मॉरल यानी नैतिक चीजों का भी वो विकास करे। यानी जैसे मान लो हमारे जो सरकार में लोग हैं, उनका काम ये नहीं है सिर्फ कि सत्ता को चलाते जाएं किसी तरह, साथ में नैतिकता को भी, मानवता को भी ध्यान में रखना है। इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबराइजेशन मूवमेंट महात्मा गांधी। और ये विचारधारा किनका है? ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ने वाले एक प्रमुख व्यक्ति जो महात्मा गांधी है, उनका भी विचार था। वो भी यही कहते थे कि राज्य का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सत्ता चलाए, राज्य का मतलब होता है कि सत्ता के साथ साथ वो नैतिक चीजों का भी ख्याल रखे। नैतिक मतलब समझता ना है? अच्छा चीज, भाईचारा, ठीक, एक समानता, स्वतंत्रता, इन सारी चीजों को बना कर रखे, ठीक। दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। और यहाँ पे पावर का उपयोग किस लिए करना चाहिए? सत्ता का प्रयोग किस लिए करना चाहिए? नैतिक विकास के लिए करना चाहिए, ताकि नैतिकता बना रहे। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर। और आगे वो कर रहे हैं कि यही चीज करके हम क्या कर सकते हैं? हम नैतिकता को आगे बढ़ा सकते हैं। समझ गई? अनैतिकता को, बुराई को, जो हमारे संस्कृति में, हमारे कल्चर में जो खराबी है उसको पीछे छोड़ना है, जो कमी है उसको पीछे छोड़ना है, और सही चीजों को लेकर के आगे हमें बढ़ना है। इसमें हमें भी काम करना है, राज्य को भी काम करना है, सरकार को भी काम करना है, और अपने ऊपर काम करके समाज के लिए भी काम करना है। समझ गए? बस आखिरी है, आई हैव फुल फेथ इन माई पीपुल दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विसाइट फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस डबल टास्क। वो कह रहे हैं कि हमें अपने लोगों पर, मतलब जो तू लोग है, नयका तो हमने नहीं हुआ पीढ़ी जी, तो वो कह रहे हैं कि हमें अपने लोगों पर पूरा भरोसा है कि ये इस दोहरे कार्य को पूरे संतोषजनक ढंग से करेंगे। यानी हम लोगों पे उनको भरोसा था कि हम लोग पहले अपना नैतिक विकास करेंगे, उसके बाद हम अपने इर्द गिर्द, अपने समाज के लिए भी करेंगे। अब आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, खुद समझिए, खुद सोचिए, समझिए, विचार कीजिए कि जो हमारे पूर्वज थे, जो उनका सपना था, जहाँ पे वो भारत को ले जाना चाहते थे, क्या हम उसे वहां पे लेकर जा रहे हैं कि गलत दिशा में ले जा रहे हैं?
गलत दिशा में मत बह, ठीक ना, अपन औकात में रहा। तो वो कह रहे हैं कि हमको पूरा भरोसा है अपने लोगों पर कि वो इस दोहरे कार्य को करेंगे, अपने ऊपर भी काम करेंगे और समाज के लिए भी काम करेंगे, और इससे यहाँ पे उनको आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करेंगे ताकि उनसे सीख करके आगे की जो पीढ़ी है वो भी इसके लिए काम करे। इस रोमांचक कार्य में अपना योगदान देना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि ये जो काम है इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन करें कि हम भी अपना योगदान देंगे, और ये मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, रोमांचक चीज है। हमको तो मजा आ रहा है कि हम अपने देश के विकास में ऐसे चीजों में हम योगदान दे रहे हैं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किस्मत वालों को ऐसा मौका मिलता है। यही था उनका भाषण, इसी के साथ ये खत्म हुआ। कल संडे है लेकिन छुट्टी नहीं है, कल इसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे और टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्रेजेंट रहिएगा, जो नहीं आइएगा उनका पीडीएफ गया, आइएगा तो मिलेगा। हाँ, इसका ऑब्जेक्टिव करवा देंगे 9 बजे से 10 बजे से, अरे 9 से 10 इसका हिस्ट्री पढ़ा देंगे, 10 से 11 हम पढ़ा देंगे फिर इंग्लिश, और उसके बाद नीरज सर पढ़ा देंगे तुम लोगों को हिंदी, समझ गया। तो सुतेंगे ना एक दिन है, इसको तैयार करने में 2-3 घंटा लगेगा, ऑब्जेक्टिव सब। कल 9 बजे से क्लास है, बात खत्म, आप लोगों को आना है।